हाय बच्चों, मैं रोशन कुमार झा और कॉमर्स सेंटर का संस्थापक। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ, चूंकि पिछले टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था शेयर क्या है, शेयर कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर के बारे में हमने डिस्कस किया था। शेयर कैपिटल डिस्कशन किया था अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये है इशू ऑफ शेयर, यानी शेयर को अगर इशू करें तो इशू करने का टेक्निक क्या है, कितने प्रकार से हम इशू कर सकते हैं। तो अगर आप कोई कंपनी हो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तीन टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। तीनों टेक्निक में कंपनी का जो लगे कि हाँ उस समय उसको क्या करना चाहिए तो वो कर सकता है। तो पहला पॉइंट है कि इशू ऑफ शेयर का पहला जो टेक्निक है वो है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि कंपनी अपने शेयर को अपने प्राइवेट सोर्स में ही इशू करेगा, जैसे कि फ्रेंड हुआ, रिलेटिव्स हुए, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, म्यूचुअल फंड और भी बहुत सारे, ये सारे उनके प्राइवेट सोर्स है। दूसरा जो टेक्निक है वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जो कि क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से, आगे भी क्लास 12 बीकॉम में भी है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब कंपनी, कोई भी कंपनी अपने शेयर को पब्लिकली यानी पब्लिक के बीच में, यानी पब्लिक के बीच में अपने शेयर को इशू करना चाहे तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। यानी ओपन मार्केट में पब्लिक को वो अपना शेयर देना चाहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अभी क्या है, थर्ड केस है इसका, थर्ड टेक्निक है इसका, कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कंपनी जब अपने किसी भी काम को, यानी कोई सामान खरीदे या किसी सर्विस के बदले पैसा ना दे करके अपना शेयर दे देते हैं, शेयर का कुछ हिस्सा दे देते हैं, कुछ पार्ट दे देते हैं, जिसको बोला जाता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन का जो मीनिंग है, इस चीज को आप लोग पहले समझ लीजिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इज रिटर्न, समथिंग इज रिटर्न, यानी हमने किसी को अगर कुछ दिया तो उसके बदले में उसने भी हमें कुछ दिया, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन प्रोसेस जो है इस शेयर का, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एज अ सर्विस, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मीनिंग है यहाँ पे कि कंपनी अपने प्रमोटर को या अपने लॉयर को, कंपनी जब फॉर्मेशन होते रहता है, जब कंपनी बनाया जाता है तो उस समय बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए लॉयर रखा जाता है। तो उस लॉयर ने जो कंपनी के लिए अपना सर्विस दिया, तो सर्विस के बदले उसको कैश ना दे करके शेयर दे दिया जाता है, कैश ना दे करके शेयर दे दिया जाता है। या प्रमोटर ने जो भी फॉर्मेशन के टाइम में अपना सर्विस प्रोवाइड करवाया, उस सर्विस के लिए उसको कैश ना दे करके शेयर दे दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट जिसका एक ही सिंगल सा जर्नल है, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट जो है पार्ट वह इशू टू वेंडर। वेंडर यानी वेंडर सेलर को भी बोला जाता है, वेंडर सेलर को ही बोला जाता है। तो इशू टू वेंडर ऑफ एसेट्स। कंपनी जब फॉर्मेशन हो गया, कंपनी को अब एसेट्स चाहिए, तो एसेट्स जब कंपनी किसी से लेते हैं, किसी सेलर से लेते हैं, तो वो उस एसेट्स के बदले उसको कैश ना दे करके क्या करते हैं, शेयर दे देते हैं। कैश ना दे करके क्या करते हैं, शेयर दे देते हैं। तो सबसे पहले कंपनी क्या करते हैं, एसेट्स वेंडर से लेते हैं। तो एसेट्स खरीदने का, एसेट्स परचेज करने का जो जर्नल है नंबर 1 वो है एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स यानी मशीन खरीदेगा तो मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, फर्नीचर रहेगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो भी रहेगा। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब उसने खरीद लिया, अब इसके बदले वो कंपनी क्या करेगा, शेयर देगा। तो शेयर देने का तीन टेक्निक है। आप पार में दे सकते हो। पार का मतलब होता है कि अगर कंपनी का शेयर का रेट है 10 रुपया, तो वो 10 रुपये के रेट के हिसाब से ही वेंडर को भी दिया, यानी पार में भी। अगर कंपनी का शेयर है 10 रुपया और कंपनी ने वेंडर को 12 रुपया करके पर शेयर दिया, यानी 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया वेंडर से, इसको बोलते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज है वो है उसका प्रीमियम। तीसरा केस है डिस्काउंट, यानी कंपनी का अगर 10 रुपया का शेयर है लेकिन वेंडर को दे रहे टाइम में कंपनी ने उससे सिर्फ 9 रुपया करके चार्ज किया, 9 रुपये के रेट से दिया, तो वो जो 1 रुपीज है वो कहलाता है डिस्काउंट। तो तीन केस में दे सकते हैं। अगर हम पार में देते हैं तो एंट्री मेरा होगा वेंडर अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल, बस यही दो होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर डिस्काउंट में देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर हम प्रीमियम में देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यानी ये डिस्काउंट और ये जो प्रीमियम है ये फिक्स नहीं है, सम्स में अगर डिस्काउंट में है तो डिस्काउंट लेंगे, प्रीमियम में है तो प्रीमियम लेंगे, और ना डिस्काउंट है ना प्रीमियम है और कुछ मेंशन नहीं है तो ऑलवेज पार समझा जाता है, और पार रहने से हम लोग लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये टॉपिक जो हमने डिस्कस किया ये था कि इशू जो हम लोग शेयर को करते हैं वो कितने टेक्निक से इशू किया जा सकता है। पहला पॉइंट जो हमने नॉलेज के लिए डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट जो है मेरा पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे देखिए आप इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो ये रहा पब्लिक सब्सक्रिप्शन का केस, जिसमें हम लोग समझेंगे कि अगर हम शेयर को, अगर कंपनी पब्लिकली शेयर को इशू करना चाहती है तो उनको किन किन स्टेपों को फॉलो करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए नॉर्मली 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पब्लिक को इशू करने के लिए कंपनी को 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक को इशू करने के लिए कंपनी को सबसे पहले जो फॉलो करना पड़ता है वो देखना पड़ता है कि पब्लिक का डिमांड क्या है, पब्लिक कितना हमसे शेयर लेना चाहती है, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन। कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन के तहत पब्लिक के डिमांड को समझता है, उस एप्लीकेशन के साथ कुछ रेट रहता है, कंपनी का कुछ रेट फिक्स रहता है जो कंपनी एप्लीकेशन के टाइम में ही पब्लिक से ले लेती है। तो 3 स्टेज में इसको हम बांट रहे हैं, एक एप्लीकेशन है 3 स्टेज में, एक एप्लीकेशन, एक अलॉटमेंट और एक कॉल। तो कंपनी इस 3 स्टेज को फॉलो करके पब्लिक सब्सक्रिप्शन को पूरा करती है। पहला है एप्लीकेशन मनी रिसीव, यह है जर्नल, इसी के बेसिस में हम लोग इस चैप्टर को करेंगे, समझेंगे। सबसे पहला काम करती है कंपनी क्या कि एप्लीकेशन मनी को रिसीव करती है। तो एप्लीकेशन मनी अगर कंपनी रिसीव करती है तो एप्लीकेशन मनी रिसीव का जर्नल है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यदि इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, बट हमने यहाँ पे सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग जस्ट जर्नल को देख रहे हैं। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यानी एप्लीकेशन मैंने रिसीव करने का जर्नल है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जर्नल है तो नरेशन होगा, नरेशन है इसका बिग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और डॉट डॉट शेयर, यानी जितना एप्लीकेशन उसको मिलेगा उस एप्लीकेशन का यहाँ पे नंबर देंगे, डॉट डॉट शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट। रेट में हम लोग जो एप्लीकेशन का रेट कंपनी ने फिक्स करके रखा है उस रेट को हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि एप्लीकेशन मनी रिसीव किया जाता है। अब एप्लीकेशन मनी आ गया, कंपनी अब उसको क्या करेगा, तो कंपनी उस पैसा को अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर लेगा ताकि कंपनी का प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। तो नेक्स्ट जो एंट्री है वो है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बहुत आराम से समझिएगा, ये 2, 3 और 4 अगर हम चाहे तो एक ही जर्नल में लिख सकते हैं, एक ही जर्नल में सेट कर सकते हैं, बट हमने इसको अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझने में सुविधा हो। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कैपिटल में जा रहा है। जर्नल होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने पहले डिस्कस किया है कि इक्विटी रहेगा तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, बट नहीं ऐसा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डॉट डॉट शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट कॉमा एज पर बोर्ड रेजुलेशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। इस नरेशन को आप समझ लो, जर्नल हम समझेंगे, नरेशन को आप समझ लो। यहां से लेकर के नंबर 1 से लेकर के नंबर 8 तक जो हमने जर्नल लिखा है, जो अलग अलग स्टेज है इशू ऑफ शेयर का, पब्लिकली जो इशू होता है, इसका नरेशन को हम लोग समझ लेते हैं क्योंकि ये नरेशन सब में हमने नहीं लिखा है। नरेशन सिस्टम क्या है, जैसे आप देखो पहला में हमने लिखा है कि बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड डॉट डॉट से एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट, यानी जिस जर्नल में कैपिटल ना हो, शेयर कैपिटल ना हो, जिस जर्नल में शेयर कैपिटल ना हो उस जर्नल में हम लोग नॉर्मल जर्नल की तरह जो नरेशन लिखते थे बीइंग करके वो लगा के हमने लिखा। बहुत सारे हायर सेकेंडरी जो अलग अलग काउंसिल है उसमें बीइंग वर्ड यूज नहीं भी होता है, तो अकॉर्डिंग टू अपने काउंसिल के हिसाब से आप इस चीज को समझना, बीइंग नहीं भी लगाने से कुछ नहीं होगा। तो
जिसमें कैपिटल नहीं है उसमें हमने सिर्फ नॉर्मल नरेशन की तरह लिखा है कि हाँ एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया इतना शेयर का इतना रुपया का। लेकिन जैसे ही किसी जर्नल में चाहे वो डेबिट में हो या क्रेडिट में हो कैपिटल आ जाए तो एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ जाता है, जो लाइन क्या है, एज पर बोर्ड रेजुलेशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे जर्नल में डिस्कस करूंगा अगर उसका नरेशन आपको लिखना है तो उसको कैसे लिखें। एप्लीकेशन था तो ऑब्वियसली हमने लिखा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट अगर रहता तो बीइंग अलॉटमेंट, चूंकि रिसीव नहीं होता वो ड्यू से स्टार्ट होता, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो मेरा मोटिव है ये समझाने की कोशिश में ये कर रहा हूं कि आप लोग इसको समझो कि एप्लीकेशन जिस किसी भी जर्नल में शेयर कैपिटल है उसमें ये लाइन जुड़ जाएगा एज पर बोर्ड रेजुलेशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट, और जिसमें नहीं है शेयर कैपिटल उसमें नॉर्मल लिखेंगे। अगर रिसीव किए तो रिसीव बीइंग रिसीव डॉट डॉट शेयर एट द रेट ऑफ डॉट डॉट, ड्यू करेंगे तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, सपोज दैट अलॉटमेंट को लेकर के मैं बोल रहा हूँ बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू डॉट डॉट शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज डॉट डॉट, खत्म। लेकिन अगर कैपिटल है तो फिर उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा एज पर बोर्ड रेजुलेशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। तो अभी आते हैं हम लोग टॉपिकली जो हम लोग बात कर रहे थे, एप्लीकेशन मनी रिसीव किया, कंपनी ने एप्लीकेशन लिया, उस पैसे को क्या किया उसने, क्योंकि कंपनी का समझिएगा तो कंपनी को यहां मैं एग्जांपल देता हूं, कंपनी पब्लिक को इशू करना चाह रही थी 80,000 शेयर। कंपनी पब्लिक को इशू करना चाह रही थी 80,000 शेयर, बट पब्लिक का डिमांड आया 70,000 शेयर, यानी पब्लिक को 70,000 शेयर ही चाहिए। जब कभी पब्लिक का डिमांड कंपनी के इशूइंग शेयर से कम हो, जब कभी पब्लिक का डिमांड कंपनी के इशूइंग शेयर से कम हो तो उसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है उसको? अंडर सब्सक्रिप्शन। और जब कभी पब्लिक का डिमांड कंपनी के इशूइंग शेयर से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और आप यहां आइए, हमने सेकेंड एंट्री जो डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये दो एंट्री एप्लीकेशन से रिलेटेड है। नंबर थर्ड हमने बोला था 2, 3 और 4 को हम एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहां अलग किया वेयर एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड। सपोज दैट कि कंपनी इशू करना चाह रही थी 80,000 से 80,000 से, लेकिन डिमांड आ गया 90,000 का, तो कंपनी मुझे एक्स्ट्रा 10,000 उसको दो केस में फॉलो कर सकती है। एक तो वो 10,000 शेयर होल्डर को बोले कि नहीं भैया नहीं है मेरे पास, मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, आप चले जाइए, तो वापस करना यानी रिफंड, व्हेन एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड। या फिर वो दूसरा केस कर सकती है कि चलिए आपने डिमांड किया इस लॉट में तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, ये आपका एप्लीकेशन मेरे पास जमा रहा, आप अगला लॉट में मैं आपको अलाउट करूंगी। यानी वो जो एक्सेस जो मिला है शेयर 10,000 उसको कंपनी ने क्या किया अपने पास रख लिया, बोला अगले लॉट में दूंगी, और वो जो रख लेता है उसी को बोलता है, वो रखना जो है वो जो अपने पास एडजस्ट कर लेता है वही उसी को बोलते हैं एडजस्टेड विद अलाउटमेंट, क्योंकि एप्लीकेशन तो उसने ले लिया। तो वे एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलाउटमेंट। तो ये दो जर्नल आप गौर से देखें कि अगर हम रिफंड करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, अगर हम एडजस्ट करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। रिफंड शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, एडजस्ट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। हमने कहा कि ये तीनों जर्नल को हम एक साथ लिख सकते हैं। आप गौर से देखिए तीनों ही जर्नल में शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, इसमें भी डेबिट है और इसमें भी डेबिट है। तीनों शेयर एप्लीकेशन को हमने एक बार लिखा, टू शेयर कैपिटल, फिर टू बैंक, फिर टू शेयर अलॉटमेंट, तो हम एक साथ इसको लिख सकते हैं। तो ये था एप्लीकेशन से रिलेटेड जर्नल। अब आते हैं सेकेंड स्टेज जो होता है कंपनी का, वो होता है अलॉटमेंट। यानी कंपनी अब सेकेंड स्टेज में आ गई, पब्लिक को अब सेकेंड बार डिमांड करने जाएगी कि आपका सामान अब अलॉट होगा, आप अलॉटमेंट पैसा जमा करो भाई, अलॉट होगा अलॉटमेंट पैसा जमा करो। अलॉटमेंट पैसा जमा करने के लिए अलॉटमेंट का 3 केस है। अलॉटमेंट के टाइम में 3 केस फॉलो होता है। एट पार, अलॉटमेंट ड्यू होता है पहले, फिर रिसीव होता है। पहले हमने बताया यानी ड्यू किया, फिर हमको मिला यानी हमने रिसीव किया। अगर हम कंपनी है तो हमको पहले पब्लिक को बताना होगा कि आपको अलॉटमेंट पैसा जमा करना, दैट इज कॉल्ड ड्यू। ड्यू का एंट्री करना होगा, फिर हम उसको रिसीव करेंगे। ये जो ड्यू एंट्री है इसका 3 केस है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। चलिए आते हैं बात करते हैं पार पे। एट पार जो जर्नल है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
एट पार का एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आप देख रहे हो एट पार। पार का मीनिंग मैंने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि पार का मतलब होता है कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, वो 10 रुपया में ही इशू करना चाहती है, यानी दाम के दाम में इशू करना मतलब पार। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर पार में होता है ड्यू अलॉटमेंट ड्यू एंट्री तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम में होता है तो पार वाला ही एंट्री यहाँ है, आप देखिए बस प्रीमियम है तो हमने अलग से इसमें एक लाइन जोड़ दिया टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम का रेट यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जैसा था वैसे। अगर डिस्काउंट में होता है आप देखिए पार वाला ही एंट्री यहाँ शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बस डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट मांगे। प्रीमियम था प्रीमियम क्रेडिट में आया था, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट मांगे। लेकिन अब ये डिस्काउंट वाला जो केस है वो वाइड है, यानी अब एप्लीकेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 53 डिस्काउंट को हटा दिया गया। किसी कोई भी कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर को छोड़ करके किसी भी शेयर को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया जाए तो उसको फाइन के साथ पनिशमेंट भी मिल सकता है। ये हम लोग के न्यू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इसके ऊपर रूल बन गया, यानी डिस्काउंट से रिलेटेड आप डिस्काउंट में से इशू नहीं कर सकते। तो हम बात कर रहे थे अलॉटमेंट ड्यू का, अलॉटमेंट ड्यू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ड्यू इस एक सम में कोई तीनों में से एक ही होगा, नो डाउट। अब आते हैं व्हेन अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब हम सेकेंड स्टेज से रिसीव करना चालू करेंगे। जैसे ही हम सेकेंड स्टेज अलॉटमेंट से रिसीव करना चालू करते हैं तो दो केस उभर के आते हैं। एक कि अरियर हो सकता है, यानी बहुत सारे शेयर होल्डर नहीं आ सकते हैं लेने, छोड़ सकते हैं अपने शेयर को, लेने ही नहीं है, पैसा जमा ही नहीं किए। ये एडवांस, तो एडवांस में मैं बिल्कुल अभी डिस्कस नहीं करूंगा। एडवांस में मैं सारा टॉपिक डिस्कस करना है, लास्ट में डिस्कस करूंगा। अभी अरियर पे डिस्कस करते हैं कि अलॉटमेंट मनी रिसीव, यानी हमने ड्यू एंट्री किया, अब हम रिसीव एंट्री करेंगे। तो एंट्री होता है नॉर्मली बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर अरियर है, यानी कुछ शेयर होल्डर ने अपना अलॉटमेंट का पैसा यहाँ जमा नहीं किया तो कॉल्स इन अरियर कहलाते हैं। बहुत जगह इसको अलॉटमेंट इन अरियर भी बोलते हैं, सेम थिंग। तो अगर अरियर है तो कॉल्स इन अरियर डेबिट होगा, अगर नहीं है तो सिर्फ ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये था अलॉटमेंट से रिलेटेड जॉइंट। अब आते हैं कॉल के पास। कॉल कंपनी अब लास्ट स्टेज में, पब्लिक को अब शेयर देगी लास्ट पेमेंट उठाकर। ये लास्ट पेमेंट एक कॉल भी होता है, कंपनी एक कॉल भी रख सकती है अपने सिस्टम में, दो कॉल भी रख सकती है। तो पहले कॉल के एंट्री को समझ लेते हैं, फिर ये एक दो क्या है समझते हैं। व्हेन कॉल मनी ड्यू, चूंकि हम लोगों को कॉल में फिर बताना होगा, तो ड्यू एंट्री है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस जर्नल को आपको रिमेंबर करने से अच्छा है समझ लेना। समझिए इसको क्या है। आपने क्या देखा, जब हमने ड्यू किया था अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट था डेबिट, शेयर कैपिटल था क्रेडिट। अब हम ड्यू कर रहे हैं कॉल, तो कॉल है डेबिट और शेयर कैपिटल है क्रेडिट, यानी आप आसानी से इसको स्टोर कर सकते हैं अपने ब्रेन में। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब समझिए बात, अगर कंपनी का सपोज दैट दो कॉल है, तो हम अभी फर्स्ट कॉल के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज दैट पहला कॉल ड्यू हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, पहला कॉल होगा तो कॉल ड्यू भी होगा फर्स्ट कॉल का और रिसीव भी होगा फर्स्ट कॉल का। तो हम अभी फर्स्ट कॉल को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट कॉल हो तो एंट्री क्या करेंगे। तो एंट्री हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। और रिसीव करेंगे, चूंकि अरियर के बारे में जैसा हमने यहाँ कहा था सेम चीज यहाँ, अरियर रहेगा तो कॉल से अरियर आएगा, नहीं रहेगा तो सिर्फ आएगा बैंक टू शेयर कॉल अकाउंट। तो अगर फर्स्ट कॉल है तो यहाँ हमने कॉल के सामने क्या लगाया था फर्स्ट, यहाँ भी हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट यूज करेंगे। अगर सेकंड कॉल है तो फिर सेकंड कॉल के लिए भी ड्यू और रिसीव दोनों ही एंट्री करना होगा, यानी फर्स्ट कॉल के लिए भी दोनों एंट्री करना होगा और सेकंड कॉल के लिए भी दोनों एंट्री करना होगा। तो सेकंड कॉल के लिए फिर क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीविंग के टाइम में भी बैंक अकाउंट डेबिट, अरियर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो इस तरह से एंट्री लिखा है। अब टॉपिक है क्या कि अगर एक ही कॉल हो तो फर्स्ट कॉल लिखेंगे, सिर्फ फर्स्ट कॉल लिखेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। अगर एक ही कॉल हो तो हम लिखेंगे इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट।
जब दो हो तो फर्स्ट को फर्स्ट बोलेंगे और सेकंड को फाइनल बोलेंगे। तो ये था मेरा पब्लिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जर्नल की जो क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा, कॉल सीखा, कॉल तक एंट्री करना सीखा। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो अर्लियर हुए, ये जो शेयर अर्लियर हुए, इस शेयर का क्या होगा, इस शेयर को क्या किया जाएगा, ये तो अर्लियर हो गया, ये तो पब्लिक लेने आया नहीं, इसको क्या किया जाएगा। तो देखते हैं इसको, आप लोग इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, रिपीटेड टाइम वीडियो देख करके इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हो ब्रेन में। अब मैं इसको हटाता हूं। अब देखते हैं कि अगर अर्लियर हो जाता है तो अर्लियर शेयर को क्या करना पड़ता है, क्या होता है। देख, जब शेयर नंबर 9 एक तक हमने किया था, नंबर 9 जब शेयर अर्लियर हो जाता है तो कंपनी उस शेयर को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेती है, क्योंकि चूंकि वो किसी के नाम से अलॉटेड है तो दूसरा कोई इसको कर नहीं पाएंगे। तो पहले वो क्या करती है, जब्त करती है, जब्त कर लेती है, जिसको बोलते हैं फॉरफिट करना। तो शेयर फॉरफिटेड, इस एंट्री को आप लोग ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने पहले नहीं लिखा, एक एक करके लिखेंगे, एक एक करके समझेंगे। एंट्री होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका ब्रेकअप होता है नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। ध्यान से देखिएगा, टू calls in earlier account total amount of earlier, total amount of earlier to forfeited share account। ध्यान से समझिएगा इस जर्नल को, इसमें हम और भी दो चीज डालेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमने बहुत सारा गैप ले करके ये जर्नल लिखा है, क्यों लिखा है तो समझिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका ब्रेकअप होता है नंबर ऑफ अर्लियर्स, यानी हमने कितना शेयर कंपनी के पास अर्लियर है, यानी पब्लिक ने कितना शेयर को नहीं लिया, तो नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। ये कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी ने सपोज दैट आप बात करो कि अलाउड एप्लीकेशन का रेट है, हमने 3 स्टेप लिखा था, एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपये, अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया, और कॉल है, एक ही कॉल है, कॉल रेट है 2 रुपये, कॉल रेट कितना है 2 रुपये। अब मेरा बात को आप समझो, इक्वल वैल्यू इसको कहते हैं। सपोज दैट कि कंपनी में चूंकि फॉरफिट का कोई ये नहीं है फिक्स कि सारे एंट्री होने के बाद ही होंगे, ये बीच में भी हो सकता है, अलॉटमेंट के बाद भी हो सकता है, कॉल के बाद भी हो सकता है, 2 कॉल है तो फर्स्ट कॉल के बाद हो सकता है, उसके बाद फाइनल कॉल हो सकता है। तो ये कहीं भी फॉरफिटेड का एंट्री कहीं भी हो सकता है। इस चीज को समझिए क्या है, एप्लीकेशन का रेट है 3 रुपये, अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपये। अब अलॉटमेंट में कोई शेयर होल्डर फेल कर गया, सपोज दैट 200 शेयर होल्डर फेल कर गया, कितना शेयर होल्डर फेल कर गया, 200 शेयर होल्डर फेल कर गया, और अलॉटमेंट के बाद ही हमको क्या करना है, फॉरफिट का एंट्री करना है। तो कितना शेयर होल्डर फेलियर है, 200, नंबर ऑफ अर्लियर शेयर हो जाएगा 200 इनटू
कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब हम पब्लिक को कितना कॉल कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑब्वियसली कर चुके हैं और अलॉटमेंट भी कर चुके हैं। जब अलॉटमेंट किया तभी तो मेरा अर्निंग हुआ रिसीव के टाइम में। तो 5 और 3 यानी 8 रुपये मेरा हो गया कॉल्ड अप। तो ये रहा कॉल्ड अप वैल्यू। यानी जब हम फॉरफिट का एंट्री कर रहे हैं तो उस एंट्री से पहले हमने कौन कौन सा एंट्री कर लिया है, कौन कौन सा एंट्री कर लिया है, उसके रेट को ऐड कर लेंगे तो वो मेरा कॉल्ड अप वैल्यू होता है। तो कॉल्ड अप वैल्यू किसको कहते हैं समझ में आया? अक्सर बच्चे यहीं पे प्रॉब्लम होता है बच्चों को, तो इस चीज को अच्छे से समझिए। कॉल्ड अप वैल्यू कहते हैं किसको? यानी जब हम ये फॉरफिट का एंट्री कर रहे हैं उससे पहले कौन कौन सा रेट का एंट्री ऑलरेडी हो चुका है उस सारे रेट को एक साथ ऐड कर लेंगे। और लेकिन ऐड करने के टाइम में ध्यान रखेंगे कि अगर अलॉटमेंट प्रीमियम वाला है तो प्रीमियम का रेट नहीं लेंगे, अगर डिस्काउंट वाला है तो डिस्काउंट का भी रेट नहीं लेंगे। कॉल्ड अप वैल्यू को सिर्फ फेस वैल्यू से मतलब रहता है, सिर्फ फेस वैल्यू से मतलब रहता है। अब देखिए ये जो चीज हमने कहा, फिर आपको हम इसको क्लियर करते हैं कि एक्चुअली होता क्या। तो सपोज दैट कि प्रीमियम 5 रुपीज है जिसमें इंक्लूडिंग है 2 रुपया प्रीमियम का। फिर से इनकेस अलॉटमेंट के बाद ही इनको एडिट करना, मान लीजिए तो 200 मेरा अगले शेयर हुआ। अब हम कॉल्ड अप ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे 3 और ये 5 नहीं क्योंकि इसमें 2 प्रीमियम है, प्रीमियम को हटा दीजिए, कितना 3 रुपये। तो 3 और 3 कितना हुआ 6। तो कॉल्ड अप वैल्यू मेरा कितना हो गया 6। ठीक है, डिस्काउंट तो है नहीं, फिर भी डिस्काउंट के लिए भी देख लीजिए। अगर डिस्काउंट है, मान लीजिए एक्सक्लूडेड, डिस्काउंट हमेशा एक्सक्लूडेड होता है, एक्सक्लूडेड हुआ 1 रुपया एक्सक्लूडेड है, अलॉटमेंट 4 रुपया है, 1 रुपया एक्सक्लूडेड है यानी डिस्काउंट का है। ये क्या है? डिस्काउंट है। इस समय अगर हम बात करें सेम केस में तो शेयर मेरा 200 है, कॉल्ड अप कितना हुआ? एप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का 4 नहीं, एक्सक्लूडेड नहीं। हमने क्या बोला? प्रीमियम को लेना नहीं है, डिस्काउंट को छोड़ना नहीं है, प्रीमियम को लेना नहीं है, डिस्काउंट को छोड़ना नहीं है। तो 3 और ये 1 और ये छोड़ना नहीं है यानी ये 5 है, 3 और 5 8 रुपीज। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा 8 रुपीज। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि बच्चे यहाँ फंस जाते हैं। कॉल्ड अप वैल्यू किसको कहते हैं? तो कॉल्ड अप वैल्यू किसको कहते हैं? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू क्या था? देखिए एक केस और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। सपोज दैट ये कॉल का रेट था 2 रुपया। ऐसा ही सवाल है, मान लीजिए हम प्रीमियम लेके बता रहे हैं कि इंक्लूडिंग ये 5 रुपीज है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है चलिए 3 रुपीज और कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ अर्लियर शेयर 200 शेयर होल्डर फेलियर है, समझिए। तो 200 शेयर होल्डर फेलियर है, कॉल के बाद हो रहा है। तो एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का इंक्लूडिंग प्रीमियम लेना नहीं है, डिस्काउंट छोड़ना नहीं है, तो प्रीमियम लेना नहीं है, तो एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का ये भी 3, तो 3 और 3 6 और कॉल का 2 रुपया। तो कितना हुआ 8 रुपया। तो कॉल्ड अप वैल्यू मेरा कितना हो गया 8 रुपया। तो ये था इसका नॉर्मल सा ब्रेकअप जिसको हमने आपके सामने रखा। अब आते हैं हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि व्हेन शेयर फॉरफिटेड, शेयर को फॉरफिट करने का जो मेन जर्नल है वो यही तीनों है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इसका ब्रेकअप हम लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर का। नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू फॉरफिटेड रेट, नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू फॉरफिटेड रेट, नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इनटू फॉरफिटेड रेट। ये फॉरफिटेड रेट क्या होता है? सपोज दैट फॉरफिटेड रेट का मतलब होता है कि हमने एप्लीकेशन किया 3 रुपए का, एप्लीकेशन है 3 का, अलॉटमेंट है 5 का, अलॉटमेंट है 5 का और कॉल है 2 रुपये। अलॉटमेंट में एक शेयर फेल कर गया था, 200 शेयर होल्डर जो था वो फेल कर गया, लेकिन ये अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट नहीं होकर के क्या हो रहा है? कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है। अलॉटमेंट के बाद भी फॉरफिट हो सकता है नो डाउट, कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है। तो इस शेयर का फॉरफिट क्या हुआ? फॉरफिट मतलब जब्त करना। आप किसी भी चीज को जब्त कैसे कर सकते हो? आपके पास अगर किसी का कुछ चीज रखा हो तो आप उसको जब्त कर सकते हो,
इसका मतलब इस शेयर होल्डर ने अपना अभी तक, चूंकि अलॉटमेंट में ये तो फेल ही करी है, तो अपना अभी तक जो पैसा दिया वो कितना दिया, एप्लीकेशन का 3 रुपया ही ना दिया है, तो 3 रुपया ही आप जब्त कर सकते हैं, 200 इंटू 3। अगर यही शेयर होल्डर कॉल में फेल होता है, अलॉटमेंट में फेल नहीं रहता, कॉल में फेल रहता, अगर ये कॉल में फेल होता, इसका मतलब इस शेयर होल्डर ने अपना पैसा एप्लीकेशन का दे दिया है, अलॉटमेंट का 5, टोटल 8 रुपया दे दिया, तो जो रुपया वो दे चुका है ऑलरेडी मेरे पास, कंपनी के पास आ चुका है, आ गया है, उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरफिट कर सकते हैं, तब रेट हो जाता 1 रुपया। तो क्लियर है। अभी देखते हैं हम लोग जर्नल को समझते हैं। नॉर्मली ये 3 जर्नल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ अर्लियर का अमाउंट को हम लोग ऐड कर देंगे, इसका भी ब्रेकअप होगा, संस्कृत में समझेंगे। फॉरफिटेड शेयर, ये नॉर्मल है कि फॉरफिट एंट्री है, लेकिन यहाँ एक जो सबसे अच्छा टॉपिक है उसको समझिए क्या होता है। शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट। शेयर प्रीमियम डेबिट में आता है, और कब आता है इस चीज को समझिए। शेयर प्रीमियम डेबिट में आता है कब, सपोज दैट एप्लीकेशन का रेट है 4 रुपया, अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपया, जिसमें इंक्लूडिंग है प्रीमियम 2 रुपया, कॉल है 3 रुपया। ये प्रीमियम का बात है, बहुत सिंपल सा बात है, इस बात को आप लोग याद रखें कि अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री जो 3 केस में था, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री प्रीमियम में हो, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री प्रीमियम में हो, और अलॉटमेंट के रिसीव एंट्री में, अलॉटमेंट के रिसीव एंट्री में अर्लियर हो, अलॉटमेंट के रिसीव एंट्री में अर्लियर हो। अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री प्रीमियम में हो और अलॉटमेंट के रिसीव एंट्री में अर्लियर हो, तो ही सिक्योरिटीज प्रीमियम फॉरफिटेड एंट्री के टाइम में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं होगा तो नहीं आएगा। यानी यहां तक क्या होता है, नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इन प्रीमियम पॉइंट, नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इन प्रीमियम पॉइंट, हमने इसलिए वर्ड किया क्योंकि चूंकि प्रीमियम अलॉटमेंट में नहीं, कॉल में भी कभी कभी होता है, तो जहां प्रीमियम होगा, जिस चीज में प्रीमियम होगा उसका ड्यू एंट्री प्रीमियम वाला हो और उसके रिसीव वाले एंट्री में अर्लियर हो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहां आ जाता है। तो नंबर ऑफ अर्लियर शेयर इन प्रीमियम पॉइंट इनटू प्रीमियम रेट, प्रीमियम रेट। क्लियर है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि सपोज दैट अलॉटमेंट ड्यू एंट्री प्रीमियम में हो, अलॉटमेंट से रिलेटेड बात करें अभी हम लोग, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री प्रीमियम में हो और अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री में अर्लियर हो, उस तरह के केसेस में अगर हम फॉरफिटेड का एंट्री करते हैं, फॉरफिटेड का एंट्री का करना है, तो फॉरफिटेड के एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। सेम केस डिस्काउंट के साथ, अगर टू डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट, सेम चीज डिस्काउंट के साथ भी। हम अलॉटमेंट को लेकर एग्जांपल देते हैं। अगर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री डिस्काउंट में, डिस्काउंट वाला ड्यू एंट्री हो और अलॉटमेंट का रिसीव वाले एंट्री में अर्लियर हो, अलॉटमेंट का रिसीव वाले एंट्री में अर्लियर हो, तो ही डिस्काउंट यहां आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोनों ही रहेगा, ड्यू एंट्री डिस्काउंट में और रिसीव एंट्री में अर्लियर रहेगा, तभी डिस्काउंट यहां आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। दोनों में से अगर कोई एक भी नहीं रहेगा तो डिस्काउंट एंट्री यहां नहीं आएगा। तो ये है पूरा का पूरा कंप्लीट फॉरफिटेड का जर्नल एंट्री। अब चलते हैं री इशू के तरफ। अब हम चलते हैं री इशू के तरफ। नंबर 10, when reissue of share, जर्नल होता है बैंक अकाउंट डेबिट
forfeited share account debit to share capital account and to securities premium account। ध्यान से समझिएगा, रीइश्यू शेयर कभी भी फॉरफिटेड शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। रीइश्यू शेयर कभी भी फॉरफिटेड शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? तो जो हम फॉरफिटेड जो हम जब्त करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम उतना ही तो रीइश्यू कर सकते हैं। अगर हम 200 शेयर फॉरफिट किए तो हम ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर रीइश्यू कर सकते हैं। 500 शेयर रीइश्यू करेंगे यहाँ से, तो 200 शेयर अगर हम फॉरफिट करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा 200 शेयर रीइश्यू कर सकते हैं, या फिर 200 से कम शेयर रीइश्यू कर सकते हैं। रीइश्यू हम, मेरा शेयर का दाम था 10 रुपया, हम रीइश्यू 12 रुपया में करेंगे, तो रीइश्यू डिस्काउंट में भी होता है और रीइश्यू प्रीमियम में भी होता है। नॉर्मली अगर डिस्काउंट और प्रीमियम ना हो तो सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ही होता है। ये फॉरफिटेड जो वर्ड है ये डिस्काउंट के लिए यूज होता है, और ये प्रीमियम जो है ये प्रीमियम के लिए यूज होता है। कॉन्सेप्ट को समझिए कि रीइश्यू का प्राइस दिया हुआ है, सपोज दैट 9 रुपीज पर शेयर बोला हुआ है कि रीइश्यू अर्लियर शेयर को रीइश्यू किया गया 9 रुपया पर शेयर करके, तो हम कैसे समझेंगे कि डिस्काउंट में रीइश्यू हुआ ना प्रीमियम में रीइश्यू हुआ। ऑब्वियसली शेयर का पहला एडिशन का मतलब नहीं, उसका कॉल्डर वैल्यू यहां देखेंगे, कॉल्डर वैल्यू 10 है, कॉल्डर वैल्यू कितना मेरा 10, और रीइश्यू प्राइस है कितना 9 रुपया, यानी 1 रुपया कम में हो रहा है। उस समय हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट लेंगे क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है। सेम केस अगर हम प्रीमियम के बारे में बोले तो कॉल्डर वैल्यू मेरा 10 रुपया है, रीइश्यू प्राइस 11 रुपया दिया हुआ है, यानी 1 रुपया एक्स्ट्रा में हम रीइश्यू कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो रीइश्यू डिस्काउंट में होगा तो फॉरफिट यूज करेंगे, प्रीमियम नहीं करेंगे, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम यूज करेंगे, फॉरफिट नहीं करेंगे। अब आते हैं लास्ट एंट्री की तरफ, नंबर 11, फॉरफिट अनफॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका जर्नल होगा forfeited share account debit to capital forfeited share account debit to capital reserve account, forfeited share account debit to capital reserve account। अगर किसी संस्था में फॉरफिट का एंट्री और इशू का एंट्री करना है तो ये एंट्री हमको करना ही पड़ेगा, यानी अगर ये एंट्री है अकेला तो ये होगा नहीं, रीइश्यू बिना फॉरफिट का हो नहीं सकता है, यानी फॉरफिटेड और रीइश्यू दोनों है तो लास्ट वाला एंट्री को करना होगा। इसका कैलकुलेशंस है, सम्स के दौरान इसके कैलकुलेशन को हम लोग समझेंगे। चलिए, थैंक यू। हमने कोशिश किया, पूरा ही कोशिश किया कि आप लोगों को कंपनी चैप्टर का इशू ऑफ शेयर जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट है उसको अच्छे से समझा सकूं। अगर आप लोगों को समझ में आया शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे नए नए वीडियो आप तक पहुंच सके, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।